और आज का प्रोग्राम सर मैंने जैसे भी इब्तदाई में भी कहा कि बड़े इंपॉर्टेंट दिन पे आज आपने जो है वो वक्त दिया है प्रोग्राम में, क्योंकि एक राउंड अप हम कर सकते हैं, नई बिगनिंग भी है, एक इख्तिताम भी है, एक नया साल है, उसका आगाज़ होने वाला है। सर आप कितने पुरुमीद हैं, अगर मैं यहाँ से आगाज़ करूँ, और ये जो मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हुआ है आप इसको लेकर हैं पॉजिटिव हैं? जो मैंने अभी कहा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक पॉजिटिव नोट है जिस पर ये साल हम ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जशवीन। पहले ज़रा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हम देख लेते हैं कि आज दुनिया कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान बैसियत कौम और हम कहाँ पे खड़े हैं। पहली बात ये कि दुनिया के अंदर एक तब्दीली की लहर है जिसमें जो नौजवान नस्ल है वो उसको लीड कर रही है, और वो दुनिया का कोई ऐसा बर आज़म नहीं है जिसके अंदर नौजवानों के ज़रिए से जो पिछला साल है उसमें इनकलाब या इनकलाब का आगाज़ या इनकलाब की कोशिश और इनकलाब की आवाज़ ना उठी हो। एक बात। दूसरा ये कि मिडल ईस्ट के अंदर बहुत गहरी चेंजेस आई हैं जिनके ज़ाहिर है असरात पाकिस्तान के ऊपर, ईरान, दो ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर हम पड़ोसी भी हैं, वो ज़रूर पड़ेंगे। इसके ऊपर भी दो लाइनें बात करने वाली हैं। और तीसरा अंदरूनी जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और इस्तेकाम है या नहीं, आएगा या नहीं, मैशत ठीक है या नहीं, आएगी कोई बेहतरी या नहीं। और फिर आखिरी बात वो है जो आपने कहा कि कोई मुज़ाकरात होने लगे हैं, वो ज़ाहिर है 2 तारीख को, अब जब हम बात कर रहे हैं तो ये शो जब दोबारा आप चलाएंगे तो उस वक्त नया साल 2025 का साल आ चुका होगा। 3 मैं सबसे पहले चीज़ें कौम के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो साल था, इस साल में जो पाकिस्तान में ये इंतहाई ख़तरनाक हद तक शहरी आज़ादियाँ उनके ऊपर पाबंदी लगी, और जो जितनी भी इख्तलाफी आवाज़ें, बेशक वो मीडिया के अंदर हो, वो वकला के अंदर हो, वो पब्लिक के अंदर हो, वो ख़वातीन हो घरों की, और वो बच्चे हो सोशल मीडिया के ऊपर बैठने वाले, उन आवाज़ों को बंद करने के लिए सारे वो टैक्टिक्स जो पाकिस्तान की तारीख में कभी पिछले 76 साल में इस्तेमाल नहीं हुए थे वो इस दफ़ा इस्तेमाल हुए। दूसरा ये हुआ कि पाकिस्तान में अदलिया, उसका जो भरम था वो टूट गया। 3 हवालों से भरम भी टूटा। मैं दूसरी बात पे हूँ लेकिन उसके भी हवाले 3 बनते। पहला ये हुआ कि अदलिया ने अपने आप को तकसीम करने का मौका दिया पूरा, और एक ऐसी तरमीम लाई गई जिसके ज़रिए से 2 अदालतें खड़ी हो गई हैं। उसमें जो असल जो सूरत हाल है उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तबसरा किया था पहले हफ्ते में। उन्होंने कहा यह बताया जाए कि हम आईनी अदालत हैं या गैर आईनी अदालत हैं। उसके अंदर एक नकब इस तरीके से लगाई गई है कि अब सियासी भर्तियां जो नए लोग आ रहे हैं उनके अगर आप उठा के देखेंगे सीवीज तो उसमें बेशुमार लोग ऐसे शामिल किए जाएंगे जिनका सियासी बैकग्राउंड है और जो सियासत में खुद हैं या उनका खानदान है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये थी कि किसी बड़े मौके के ऊपर जब रूल ऑफ लॉ के नीचे और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे दिए हुए जो हुकूक थे वो जब पायमाल हुए तो अदलिया उस पर बड़े पैमाने पे खामोश रही। सिवाय कुछ जजेस के, कुछ जजेस उन्होंने स्टैंड लिया पेशावर में, कुछ जजेस, पेशावर तो पूरे हाई कोर्ट को सलाम करना चाहिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बहुत अच्छी सूरत हाल रही, लेकिन बाकी 3 सूबों के अंदर आपके सामने है। उसका नतीजा ये निकला कि लोगों को उम्मीद खत्म हो गई कि हमारे पास कोई आर्बिटर बैठा हुआ है, यानी कोई सालिस है हमारे पास, या कोई तीसरी जगह है जिसके पास जाके हम बात कर सकते हैं, जो अदलिया हुआ करती थी। अब आ जाइए आप दूसरे नुक्ते पे इसके, वो ये था कि जो मईशत है उसके बारे में पहले जिस तरह नवाज शरीफ को उम्मीद पाकिस्तान की उड़ान दिलवाई गई, आज एक ऐलान हुआ जी कि हम ये और एक उड़ान भरने लगा है पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ यशवीन, क्योंकि हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं साल को, इसलिए मैं आपको लेके चलता हूँ 1984 में। ये उम्मीद पाकिस्तान जो थी ये वजारत खजाना में गई, और उसके बाद ये फौरी तौर पर थोड़े महीनों के बाद ये बन गई चीफ मिनिस्टर पंजाब की। उसके बाद 2 दफा वजारत उज़्मा मिली उम्मीद पाकिस्तान को। उनके जो छोटे भाई वो तकरीबन 4 या 5 दफा वजीर आला, और ये भी वजीर आला रहे, और 2 दफा एक भाई, 2 दफा दूसरा भाई उनको फॉर्म 47 के जरिए से वो पिछले दरवाजे से इख्तिदार में बिठाया गया। फिर बेटी भी वजीर आला, और फिर जो दूसरे का बेटा है वो भी वजीर आला पंजाब का। पंजाब जो है ये पूरा मुल्क रहा है तारीखी तौर पे, तो इस वक्त 12.5 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा पंजाब की आबादी है एक्चुअल, और यहाँ दूसरे सूबों से आने वालों को भी लोग गले लगाते हैं और बड़ा खुला दिल है। लेकिन अगर पहले ये टीम कुछ कर सकी होती तो उसका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। रिकॉर्ड ये है कि जिस घर में ये रहते हैं जाके लंदन के अंदर, वो कहते हैं पता नहीं किसका, लेकिन हम इसमें रहते हैं।
और पता नहीं वो किसने खरीदा है, लेकिन हम इसमें रहते हैं, और पैसे पता नहीं किधर से आए हैं, रसीद भी नहीं है, लेकिन हम इसमें रहते हैं। अब इसके साथ आप लोगों को जोड़ के और आखिरी दिन अगर खड़े होके दो काम आप करें, एक तरफ ऐलान हो रहा है कि जी उम्मीद पाकिस्तान हम बहाल करने के लिए उड़ान भर रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों ने खुद लड़के जीबी को आजाद करवाया था, खुद लड़के जीबी को आजाद करवाया था, इसलिए कि 47 में तो पाकिस्तान के पास मुसल्लह फौज थी नहीं, और ये जो इंडिया की ब्रिटिश आर्मी थी उसमें से कुछ बचे खुचे लोग जो है उनके ऊपर हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे 47-48 में अपनी फौज को। तो वहां के लोकल हीरोज ने जिसको आजाद कराया था, वहां एक साबिक वजीर आला को तकरीर करने में और इलेक्शन कमीशन की शान में गुस्ताखी करने पे उसको 34 साल कैद की सजा दी। तो ये कहाँ की उम्मीद और कहाँ की उड़ान और किस जगह पे तब्दीली। तीसरी और आखिरी बात जो जमहूरी मुल्क हम अपने आप को कहते हैं, वो हमने इलेक्शन में क्या हुआ हमारे साथ इस साल में वो आपके सामने, अदलिया का काफ़ी हद तक जो एनालिसिस है वो भी आपने वैसे भी सामने रख दिया। लेकिन सर उसका एक एंगल और भी है जिस पर आप पहले भी बात कर चुके हैं, मिलिट्री कोर्ट्स वाली जो बात है और वो जो ट्रायल्स वाली बात है, 85 लोगों को सर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया गया, उसके तहत सजाएं दी गई पाकिस्तान के अंदर। जब आप लोग उसके खिलाफ बात करते हैं तो हुकूमत का सर उसके ऊपर काउंटर ये होता है कि जब आप लोगों के दौर में हुआ था, आप लोगों ने एक्सटेंशन दी थी मिलिट्री कोर्ट्स को 2019 में, और उस वक्त जब काम हुआ था इमरान खान साहब डिफेंड करते थे, तब हलाल था, जायज था। आज क्यों ना जायज हो गया? तो आपकी मौजूदगी है सर, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दे, उस वक्त क्यों जायज था, आज क्यों जायज नहीं है? इस पे मैं आता हूं, मैं जरा आखिरी जुमला जो मैं कहने लगा था वो मैं कहना चाहता हूं, और जो आखिरी बात है वो ये बात ये है कि पाकिस्तान में जो इक़्तिदार की तसलीस है उसके अंदर से अवाम को पहली दफा बेदखल कर दिया गया है। यानी जो मर्जी जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, जितनी बड़ी तादाद में वो वोट डालें, तो वोट जो गिनने वाला बैठा हुआ है जो नजर नहीं आता किसी को भी, वो जब चाहेगा वो जिसको मर्जी वोट दे देगा। बेशक रात को 8 बजे को फोन करे कि बाजवा साहब मैं हार गया जैसे सियालकोट, तो वो जीत सकता है। अब ये जो नाउमीदी पैदा हुई है इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया। अब आ जाइए MTC जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स हैं उनके ऊपर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 रुकनी बेंच है, उसने फैसला दिया हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में ना बन सकती हैं, ना किसी सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो बनी है एक स्पेशल लॉ के नीचे, और स्पेशल लॉ के अंदर कोर्ट कोई नहीं बनती, उसको कहते हैं FGMC, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। इसलिए ये कोई अदालत नहीं थी, उसके अंदर कोई क्वालिफाइड जिसने LLB किया हुआ जज नहीं बैठ सकता, कोई वकील वहां के जाके नहीं इलेक्शन वो उसके जो मुकदमात के जो जरा नहीं कर सकता, वहां पे बहस नहीं कर सकता, और ना ही वो लोग हैं जिनको कोई ट्रेनिंग है इस बात की कि वो किसी का ट्रायल करेंगे। वो अपना जो इंटरनल, दुनिया सारी की मिलिट्री में इसी तरह से होता है, इंटरनल उनका अपना जो डिसिप्लिन है उसको वो लागू कर सकते हैं, और जाहिर है वो फौजियों के ऊपर होगा, सिविलियंस के ऊपर नहीं होगा। दूसरा जो आपका सवाल है इसके ऊपर, मैं उस दिन अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दोनों अपोजिशन लीडर असद कैसर मेरे साथ थे और झगड़ा, उसमें मैंने ये तफसील बताई हुई है। मैं अब आपके उस सवाल के हिस्से की तरफ आता हूं कि 2 मिसालें दी जा रही हैं, एक नहीं दी गई। एक मिसाल ये दी गई कि जब हम थे तो उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा अमेंडमेंट हुई थी। आज क्या अमेंडमेंट हुई है? बिल्कुल। उस अमेंडमेंट की वजह से, और वो वजह ये थी कि APS का सानिया हो गया था, और उस साने की वजह से वो जो जिन लोगों को पकड़ के रखा गया था उनके ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए थे। तो ये तो फिर रियासत को दिया जा सकता है ना ताना कि आज तो आप फौरन सारा कर सकते हैं, उस वक्त आपने क्यों नहीं किया? आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इंतजार करते रहे, एक्सटेंशन का इंतजार करते रहे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो कैपिटल हिल के मुलजमों को सजा दी गई, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या वहां पे मार्शल लॉ था? क्या उनको फौजी अदालतों में ट्रायल किया गया? फिर दूसरा सवाल ये उन्होंने कहा जी कि सदर्न लंदन में और सेंट्रल लंदन के अंदर भी लोगों को सजा हुई है जिन्होंने हंगामा किया था, उस पर कोई नहीं बोलता, तो क्या वहां मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या मैं यानी 2024 में मैं सबसे बड़ी जो मेरी नाकामी है ज़ाती हैसियत से, मेरे 4 अशरे हो गए वकालत के, वो मैं यशवीन आपके देखने वालों से जाहिर करना चाहता हूँ और उनसे मैं शेयर करना चाहता हूँ पूरी कौम के सामने। वो ये है कि मुझे आज भी पता नहीं है कि अमेरिका के आर्मी चीफ का क्या नाम है। मुझे आज भी पता नहीं है कि अमेरिका के चीफ जस्टिस का क्या नाम है। मुझे आज भी पता नहीं है कि बरतानिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है, इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है, चीन के आर्मी चीफ का क्या नाम है, और इन सारे मुल्कों के चीफ जस्टिस का क्या नाम है। यहाँ
पूरे निज़ाम को, पूरे मुल्क को 77 साल से एक एक शख्स जो आता है उसकी मर्जी के पीछे घुमाया जाता है और कहा जाता है ये बड़ी तब्दीली आ गई है। लेकिन सियासतदान भी तो पार्ट एंड पार्सल होते हैं, वो सारे वही हैं। सियासतदान भी अपने इंटरेस्ट के लिए हमेशा हिस्सा बनते हैं ना। उसका सर 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी हिस्सा बनी थी उसी साइकिल और सर्कल का। इसका एतराफ भी मेरा ख्याल है कर लेते हैं साल के आखिर में। नहीं, आपने 2 सवाल कर दिए एक सवाल के अंदर। पहले तो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2014 में भी जीती थी। 40 सीटों पे उस वक्त बाजवा ने हमें मार्जिनलाइज करवाया था और उनमें से 40 सीटों में से कोई 21 या 22 सीटें ऐसी थी जो लेस देन 1000 वोट्स उनको गड़बड़ करके जो आधी रात के टेलीफोन वाली सीट भी उनमें से एक थी। एक बात ये हो गई, इसलिए हम तो इलेक्शन जीते थे 2014 में भी। और आपको याद होगा नवाज शरीफ अपनी बालकनी में गए और वहां खड़े होकर उन्होंने रात को 9:30 बजे के करीब या 10 बजे के करीब ये कहा कि मुझे 2/3 देना। किसको कह रहे थे? आप और मैं और आपके कैमरामैन और मेरा मुंशी, हम तो वोट डाल के घर आ गए थे 5 बजे, तो वोटिंग बंद हो गई थी। तो इसलिए वो लोगों को पता है। 18 में उस वक्त भी हमारे साथ हमें मार्जिनलाइज करके ताकि हम एक जो मलगूबा गवर्नमेंट उसको कह सकते हैं वो आप चलाएं, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। इसलिए इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा जो आपने पहलू छिड़ा है वो ये कि सियासतदान इस्तेमाल होते हैं, जो सियासतदान इस्तेमाल होते हैं उन पे आइन लानत भेजता है हमेशा, और इस्तेमाल करने वालों पे भी भेजा है। आप देखें ना, जितने भी इस्तेमाल करने वाले थे उनके के लिए कोई किसी जगह कोई हरफे तहसीन कोई कह सकता है। उनकी औलादें और औलादों की औलादें और औलादों के औलादें, पोते और पड़ पोते भी इस वक्त इक़्तिदार में जो मुख्तलिफ फौजी अदवार में आए हुए थे। अल्लाह ताला का फजल है, ना इमरान खान ना बाबर अवान, हम किसी फौजी के दौर में, मार्शल लॉ के दौर में हमने कोई रियायत किसी से लेके कोई वजारत नहीं ली कि हम किसी मार्शल लॉ की हिमायत करें। और ये पाकिस्तान की मेजॉरिटी, साइलेंस मेजॉरिटी यही चाहती है। इसलिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इक़्तिदार का सरचश्मा पब्लिक है और वो फैसला करेगी कि किसको इलेक्ट होना चाहिए, तो गिनने वाले किधर से आगे दरमियान में? बाकी सारी दुनिया में लोगों का फैसला माना जाता है। वो जो गिनने वाले नजर 3 मुल्क ऐसे हैं जहां पे अभी जिनके खिलाफ नो काउंट। जी सर, आप कह रहे हैं वो गिनने वाले नजर नहीं आते। वो गिनने वाले मजीद भी आपको सिस्टम का हिस्सा फ्यूचर में नजर आते। वक्त मेरे पास बहुत महदूद है, मैं आपसे थोड़ी सी फ्यूचर की भी एक बात कर लेती हूँ कि आने वाला साल है, कोई बेहतरी किसी किस्म की जो इतना डेडलॉक पाकिस्तान की सियासत में नजर आता है, आपको वो बेहतर होता हुआ, सुलझता हुआ नजर आ रहा है? वो कुछ जगह हैं जो सिल्वर लाइनिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सिल्वर लाइनिंग सबसे बड़ी जो मुझे लगता है वो ये है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है जो किसी प्रोपेगेंडे से, किसी खौफ से, किसी डर से और खौफ के किसी बुत से भी मुतासर होने वाली नहीं है। वो उससे सिल्वर लाइनिंग है और उसको मारने के लिए एक शार्क छोड़ दी गई है जो हमारा ट्विटर अकाउंट काटती रहती है, जो हमारी तारें काटती रहती है। और डेली की बुनियाद पर आवर, कल जो इनकी एसोसिएशन है जो ये काम करते हैं आईटी का, उनकी एसोसिएशन ने जो फिगर्स रात को दिए हैं वो आप फिगर्स लेके किसी से चलाइएगा जरूर। 12 लाख रुपए फी घंटा नुकसान हुआ है पिछले साल में। बिल्कुल हुआ है। और जो बिजनेस था पाकिस्तान में जो आ रहा था, 12 लाख रुपए नहीं है, डॉलर फी घंटा नुकसान हुआ है। ये फिगर आया है कल। इफ इट इज, मैं डॉलर और पाकिस्तानी रुपया अगर मैंने मिक्स किया है तो आप तस्दीक कर लीजिए इसकी भी कि वहां पे क्या लिखा हुआ है जो एसोसिएशन ने कहा है। पहली बात। दूसरी सिल्वर लाइनिंग ये है कि 2025 का साल इमरान का साल है, पाकिस्तान का साल है, हकीकी आज़ादी का साल है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रूल ऑफ लॉ की वापसी का। इसलिए कि पाकिस्तान की रियासत के पास और रियासत के मैनेजर्स के पास, सियासत के पास और सियासत के हरकारों के पास, उनको लीडर नहीं कहा जा सकता, उनके पास सारे ऑप्शंस खत्म हो गए अगले साल के लिए। इसलिए इसमें मैं बेहतरी देख रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपकी समझते हैं। और आखिरी बात, जो मैशत है वो तब बेहतर होगी जब इंडस्ट्री चलेगी। आज इंडस्ट्री बंद हो गई है, तब बेहतर होगी जब बिजनेस फील आएगी। अब बिजनेस फियर है, बिजनेस फील कोई नहीं है। तब बेहतर होगी जब जो वल्नरेबल क्लासेस हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे, उनके लिए आप लंगर खाने खोलेंगे, उनके लिए आप कोविड-19 में जिस तरह इमरान खान ने किया था उस तरह की कोई बात होगी जो बराह रास्त बगैर। अब मैं आप पंजाब की मिसाल दूं। जी सर, प्रैक्टिकल अमल करने पड़ेंगे, इंडस्ट्री को बेहतर करना पड़ेगा। मैं पंजाब की मिसाल दूं सर, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। 40 अरब रुपए का दूध बच्चों को पिलाएंगे। किधर गया दूध 40 अरब रुपए का, और किधर गया 40 अरब रुपया? किसी ने नहीं देखा या जितना भी पिलाया गया है वो किधर है वो सारा? तो ये फर्जी स्कीमें हैं, फर्जी निज़ाम हुकूमत है, फर्जी जमहूरियत है और फर्जी इस वक्त
एक निज़ाम लोगों को कह रहा है कि टैक्स दे दे के आप मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी दौलत बाहर रखें। बिल्कुल, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से इंडस्ट्री को चलाने से ये मुल्क आगे बढ़ेगा, लेकिन आप पुरुमीद इसलिए हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की जो नौजवान नस्ल है वो शायद अब इस तरह के प्रेशर्स में आने वाली नहीं है। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते किसी और नशिस्त में आपसे दोबारा आपको ज़हमत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बाबर रवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आने वाला साल उनको लगता है, उनके नज़दीक इमरान खान का साल है, बेहतरी का साल है और मुल्क में स्टेबिलिटी का साल जो है वो साबित होगा। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद थोड़ा सा एक राउंड अप लेंगे 2024 का। हमारे साथ रहिए।